एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं बता दूं, अब की बार सीईटी के एग्जाम में आपको इसी क्लास में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जीएच ओझा ने या फिर वीएस स्मिथ ने? सभी साथी बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों, एक नंबर ऑप्शन की जॉर्ज थॉमस की बात करें तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सभी साथी नोट करेंगे। राजपुताना शब्द का जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रयोग किया जाता है सन 1800 में। यह भी आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें साथियों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। और सन कब किया जाता है साथियों, तो ये भी आप नोट कर लेंगे, 1829 के अंदर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करना मत भूलिए साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से आपको सही सुमेलित नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। क्या पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, या फिर राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, या फिर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, या फिर पूर्व का पेरिस उदयपुर को कहते हैं? सभी साथी एक बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको मैं बता दूं, इसमें राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो अब की बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो सभी साथी क्लास को शेयर करते रहिए। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वस्त्र नगरी किसको कहते हैं, तो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। और इसके साथ साथ नोट कर लीजिए साथियों, अब्रक नगरी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अब्रक नगरी किसको कहते हैं, तो अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं। और राजस्थान का मैनचेस्टर, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो सभी साथी नोट कर लेंगे, राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। बात करें पूर्व का पेरिस की, तो पूर्व का पेरिस अपने जयपुर को कहते हैं। यह भी आप नोट कर लीजिए, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर आपको बताना है। 41 किलोमीटर का है, 42 किलोमीटर का है, या फिर 40 किलोमीटर का, या फिर 43 किलोमीटर का? अगर आपको उत्तर से दक्षिण राजस्थान की तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार अगर आपको याद है, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाए तो सभी साथी नोट करेंगे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है साथियों 826 किलोमीटर। सभी साथी नोट कर लेंगे, 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें साथियों, तो यहाँ पे अपनी लंबाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। अब आपको इन 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर का अंतर बताना है। तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, 43 किलोमीटर। सभी साथी नोट कर लेंगे। देख सकते हैं, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको घुमाकर इस क्वेश्चन को पूछा जाने की संभावना है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, या फिर हनुमानगढ़ में? सभी साथी क्वेश्चन को राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए साथियों, ऐसे कितने जिले हैं? ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है। 2 जिले में नाम नोट कीजिए साथियों। एक जिले का नाम आता है श्री गंगानगर, सभी साथी नोट करेंगे। एक जिले का नाम है श्री गंगानगर और दूसरे जिले का नाम है साथियों बाड़मेर। सभी साथी नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन बाड़मेर, वैसे बाड़मेर। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? गंगानगर से, बांसवाड़ा से, कोटा से, या फिर झालावाड़ से? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। कर्क रेखा आपको बतानी है किस जिले से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें और 40% का जो सीईटी के अंदर क्राइटेरिया है इसको बड़ी आसानी से क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए साथियों, कर्क रेखा
राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। अगर बात करें साथियों कर्क रेखा की, तो सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बात करें साथियों कर्क रेखा की, तो राजस्थान के 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सभी साथी नोट कर लीजिए, वे 2 जिले कौन कौन से हैं, तो नाम नोट कीजिए। एक तो है जिला डूंगरपुर, सभी साथी नाम नोट कर लेंगे। एक जिला साथियों डूंगरपुर और दूसरे जिले का नाम है अपने बांसवाड़ा, सभी साथी नोट करेंगे। 2 ऐसे जिले हैं जहाँ से राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। अगर बात करें साथियों कर्क रेखा की, आपसे लंबाई पूछ ली जाए कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये अपना 26 किलोमीटर अपने कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है। और 2 ऐसे जिले हैं जो जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, एक डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए साथियों, अपना राइट आंसर रहेगा अपने बी नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। अगर बात करें साथियों 1 नंबर ऑप्शन गंगानगर की, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य की सबसे तिरछी रेखा कहाँ पे पड़ती है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। सूर्य की सबसे तिरछी किरण, सूर्य की सबसे तिरछी किरणों वाला जहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती है, तो वो अपना जिला रहेगा साथियों गंगानगर, यह भी आप नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। 1977 में, 1985 में, 1987 में या फिर 1989 में। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि वर्तमान में कितने संभाग है कुल, तो सभी साथी नोट कर लेंगे, वर्तमान में 10 संभाग है। सभी साथी नोट कीजिए, वर्तमान में 10 संभाग है टोटल। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया, तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 1987 में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आज का हमारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल आपको बताना है। कौन सा है, बास्केटबॉल है, हॉकी है या फिर क्रिकेट है या फिर कंचा है, सभी साथी बताएंगे। अगर बात करें साथियों बास्केटबॉल की, तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और ये अपना राज्य खेल भी है, सभी साथी नोट करेंगे। बास्केटबॉल अपना राजस्थान का राज्य खेल है। आगे बढ़ेंगे, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। आपको मैंने बता दिया पहले ही कि अब की बार एग्जाम में आपको इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे। हमारा क्वेश्चन है साथियों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों 2 नंबर ऑप्शन की 30 मार्च की, तो सभी साथी नोट करेंगे, अपने राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, सभी साथी नोट कर लेंगे। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को, ये भी आप नोट कीजिए साथियों, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, यह भी आप नोट कीजिए। राजस्थान दिवस मैंने आपको बता दिया 30 मार्च को मनाया जाता है, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे बात करें राजस्थानी भाषा दिवस की, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, और सूर्य नगरी किसका नाम है, जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या फिर जोधपुर का। ये आप देख सकते हैं रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सूर्य नगरी किसका नाम है। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राजस्थान जी के अब की बार एग्जाम में आने की संभावना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी क्लास को ध्यान लगाकर देखेंगे। बताइए साथियों, सूर्य नगरी किसका नाम है, जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या फिर जोधपुर का। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जैसलमेर की, सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर बात करें साथियों 2 नंबर ऑप्शन जैसलमेर की, तो सभी साथी देखिए, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए।
स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। और अगर साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की बात करें बाड़मेर की, तो इसे बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी कहते हैं। यह भी आप नोट कर लीजिए, राजस्थान की थार नगरी। राजस्थान की थार नगरी किसको कहते हैं? बाड़मेर को कहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं, किस जिले को सुवर्ण नगरी कहा जाता है, तो नोट कीजिए जालोर जिले को सुवर्ण नगरी कहा जाता है। यह भी आप नोट कर लीजिए। और अगर यहाँ पे बात करें साथियों सूर्य नगरी की, तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहता है, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। नोट कर लेंगे सभी साथी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा जो जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल या फिर नीम। आपको राजस्थान का राज्य वृक्ष बताना है साथियों। सभी साथी प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में बताने का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, राज्य वृक्ष। अगर बात करें साथियों यहाँ पे अपने रोहिड़ा की यानी कि बी नंबर ऑप्शन की बात करें, तो यह अपना राजस्थान का, सभी साथी नोट करेंगे, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। सभी साथी नोट कीजिए, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। और बात करें राज्य वृक्ष की, तो यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। जो जो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी या फिर फैक्ट बता रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को भी आप नोट कीजिए साथियों। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप जल्दी जल्दी से नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है, यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था साथियों। और ये पटवारी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों। तो नोट कीजिए, यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। सभी साथी नोट कर लेंगे, 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन सभी साथी नोट करेंगे, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था साधु सीताराम दास के द्वारा, मन्ना पटेल ने या फिर मोतीलाल तेजावत ने किया या फिर विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं साथियों, जो सीईटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीईटी के जो ओल्ड मॉडल पेपर है, सीईटी के मॉडल पेपर आप सभी को क्लियर करके जाना है, क्योंकि इन पेपरों से 4 से 5 क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो हमने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीईटी के 4 मॉडल पेपर है वो हल करवाए हैं। इसी प्रकार संपूर्ण व्याख्या सहित तो एक बार जरूर देखेंगे। सीईटी के मॉडल पेपरों को देखना मत भूलिएगा साथियों, जरूर सीईटी के मॉडल पेपर देखेंगे सभी साथी। अब बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया? उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था साधु सीताराम ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने या फिर विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, रूपा जी एवं कृपा जी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू, बरड़ या फिर बीकानेर। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अगर यहाँ पे बात करें साथियों ऑप्शन ए की बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, तो यह सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, लगभग 44 वर्षों तक। सभी साथी नोट कर लेंगे, 44 वर्षों तक चलने वाला, सभी साथी नोट करेंगे, सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था साथियों? बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। सभी साथी नोट करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसान आंदोलन इंपॉर्टेंट है और बिजोलिया किसान आंदोलन तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी आप नोट कर लेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। और उम्मीद करता हूं साथियों आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। और यहाँ पे आपको टारगेट दे रहा हूँ साथियों लाइक का। इस क्लास के ऊपर आप
मात्र 100 लाइक का टारगेट आपको दे रहा हूँ साथियों। जब अपनी ये क्लास कंप्लीट हो तो आपको अगर क्लास पसंद आए तो इस क्लास के ऊपर आप 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट करेंगे, तो ये आपको टारगेट दिया जाता है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी जैसे ही क्लास ख़त्म हो तो इस टारगेट को पहुँचाएँगे। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे साथियों, रूपा जी एवं कृपा जी धाकड़ नामक 2 किसान बेगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। ये आप नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। ये बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक मैंने आपको बताया, ये सभी साथी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, ये भी आप नोट करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? जय नारायण व्यास थे, नैनूराम थे, या फिर नछप अली थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। मात्र 100 लाइक का आपको टारगेट दिए साथियों, तो सभी साथी क्लास को लाइक करते हुए शेयर भी करना मत भूलिएगा, ताकि और भी विद्यार्थी इस क्लास को देखकर अपना 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर नोट करेंगे सभी साथी। बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे साथियों नैनूराम, सभी साथी नोट करेंगे। यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, नैनूराम है जो बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक्की आंदोलन के नेता कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, जय नारायण व्यास, कुंभाराम आर्य, या फिर मोतीलाल तेजावत? एक्की आंदोलन के नेता आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी साथी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। सभी साथी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बड़ी मेहनत करके साथियों आपके सामने ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ साथियों, और उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन अब की बार सीईटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक क्लास को देखते रहेंगे। बताइए साथियों, एक्की आंदोलन के नेता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, एक्की आंदोलन के नेता साथियों मोतीलाल तेजावत है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट होता है। यहाँ पे सभी साथी नोट कर लेंगे, एक्की आंदोलन के नेता अपने मोतीलाल तेजावत हैं। आगे बढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, या फिर मोतीलाल तेजावत ने? किसान आंदोलन सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी साथी ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को हल करेंगे। मेवाड़ नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र आपको बताना है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? हरिदेव जोशी के द्वारा, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, मोतीलाल तेजावत ने? सभी साथी इस क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ेंगे, फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साथियों। यहाँ पे आप नोट कीजिए साथियों, 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है साथियों? तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा एक्की आंदोलन में भी मैंने आपको बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, एक्की आंदोलन भी किससे संबंधित है? अपने मोतीलाल तेजावत से। यह भी आप नोट कर लेंगे। अगर आप कंप्यूटर के एमसीक्यूशन को देखना चाहते हैं तो अब की बार हमने एमसीक्यूशनों की कवर किए हैं साथियों। एमसीक्यूशन के द्वारा कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने हल किए हैं अपनी एक क्लास साथियों, वो उसको भी देखना मत भूलिएगा, ताकि कंप्यूटर के क्लास एक ही क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन अब की बार एक ही क्लास से छपेंगे, तो कंप्यूटर वाली क्लास देखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा क्वेश्चन है, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, संप सभा, या फिर भगत पंथ? सभी साथी बताएंगे गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी साथी बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और 3 घंटे की जो मैराथन क्लास है सीईटी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है साथियों, उस क्लास से आपको संपूर्ण क्वेश्चन आपको सामने कवर किए गए हैं। राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं। तो अब की बार उस क्लास से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ज़रूर देखना 3 घंटे की मैराथन क्लास को।
और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, बिलों को संगठित करने के लिए गोविंद गुरु के द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया जाता है। तो नोट कीजिए साथियों, संप सभा है वो अपने गोविंद गुरु के द्वारा बिलों को संगठित करने के लिए इस संगठन को स्थापित किया जाता है, संप सभा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। शांति सागर जी महाराज, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री या फिर शोभालाल गुप्ता। सभी साथी बताएंगे किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। आपको किसकी अध्यक्षता में ये किसान आंदोलन है वो मीणा जाति का विशाल सम्मेलन है वो किसकी अध्यक्षता में आयोजित होता है। 4 विकल्प में से एक राइट विकल्प आपको चयन करना है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की हीरालाल शास्त्री की बात करें तो इसके बारे में ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी साथी। हीरालाल शास्त्री साथियों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री अपने हीरालाल शास्त्री। सभी साथी नोट कर लेंगे। और ये एकमात्र राजस्थान के, सभी साथी नोट करेंगे, राजस्थान के प्रथम, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो अपने हीरालाल शास्त्री। मनोनीत मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री हैं। और राजस्थान के प्रथम सीएम भी कौन है साथियों, हीरालाल शास्त्री। अब दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन है साथियों, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित होता था। नीम का थाना में आयोजित होता है, तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे, मगन सागर जी महाराज। यानी कि मगन सागर जी महाराज के द्वारा मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन नीम का थाना में आयोजित होता है। तो सभी साथी 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे फिर। जो आपको लाइक का टारगेट दिया साथियों उसको पूरा करना मत भूलिएगा। 100 लाइक का आपको टारगेट दिया है मात्र, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। भूप सिंह हैं, राव कृष्ण सिंह हैं, राव पृथ्वी सिंह हैं या फिर केसरी सिंह हैं। सभी साथी पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर राइट आंसर बताएंगे। अगर बात करें साथियों चौरी कर की, तो चौरी कर साथियों कब लगाया जाता था, तो अपनी पुत्री के विवाह के समय जो कर दिया जाता था उसे चौरी कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों, चौरी कर। पुत्री के विवाह के समय जो कर दिया जाता था उसे चौरी कर कहा जाता था। तो अब आपको बताना है 1903 के अंदर यह कर लगाया जाता है और किसके द्वारा कर लगाया जाता है, यह आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प को राइट चयन करना है साथियों। अगर यहाँ पे बात करें साथियों 3 नंबर ऑप्शन की राव पृथ्वी सिंह की बात करें तो इन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तलवार बंदाई कर किसके द्वारा लगाया गया, तो नोट कर लीजिएगा राव पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंदाई कर लगाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब की बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तलवार बंदाई कर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राव पृथ्वी सिंह के द्वारा। अब बताइए साथियों चौरी कर किसने लगाया, तो नोट कीजिए यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, राव कृष्ण सिंह। सभी साथी नोट कर लेंगे, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, राव कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में चौरी कर लगाया जाता है। और चौरी कर पुत्री के विवाह के समय जो कर दिया जाता था उसे कहा जाता था चौरी कर। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, पहले इसको नोट कीजिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए साथियों तलवार बंदाई कर इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से देखेंगे। तलवार बंदाई कर किसके द्वारा लगाया गया साथियों, तो राव पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंदाई कर लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए साथियों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से या फिर सीकर किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन आपको बताना है किस आंदोलन से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 44 वर्षों तक चलने वाला, सभी साथी दोबारा से देखेंगे, 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा है, तो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। और ट्रेंच कमीशन आपको बताना है किस आंदोलन से संबंधित है। सभी साथी देखेंगे, पहले ऑप्शन की बात करें तो बेगू किसान आंदोलन से मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें दो व्यक्ति थे साथियों, रूपा जी और कृपा जी धाकड़। सभी साथी देखेंगे, रूपा जी एवं कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है। नोट कीजिए साथियों, बेगू किसान आंदोलन से रूपा जी एवं कृपा जी धाकड़ का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। और बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा किसान आंदोलन है। और ट्रेंच कमीशन संबंधित किस आंदोलन से है, तो बात करें साथियों, यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। ट्रेंच कमीशन भी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है साथियों, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। 17 नवंबर 1913 को, 13 अक्टूबर 1913 को, 21 जनवरी 1914 को या फिर 23 मार्च 1914 को। मानगढ़ नरसंहार आपको बताना है कब हुआ था। वीडियो के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ नरसंहार के बारे में आपको बताना है। अगर बात करें साथियों मानगढ़ नरसंहार की, तो सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे मानगढ़ नरसंहार के बारे में। तो देखिए साथियों, मानगढ़ नरसंहार का संबंध कौन से जिले से आता है, तो सभी साथी नोट करेंगे। इससे संबंधित जिला है साथियों बांसवाड़ा। सभी साथी नोट कर लेंगे। बात करें मानगढ़ नरसंहार की, तो इसमें 1500 भील लगभग मारे गए थे। सभी साथी नोट कर लेंगे, 1500 भील इस नरसंहार में मारे गए थे। कितने भील साथियों, 1500 भील। छोटी मोटी संख्या का आंकड़ा नहीं है, काफ़ी बड़ा संख्या में आंकड़ा है साथियों। 1500 भील मानगढ़ नरसंहार में मारे गए थे। और मानगढ़ का संबंध बांसवाड़ा जिले से है। अगर बात करें साथियों मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था, तो सभी साथी नोट करेंगे, अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ नरसंहार हुआ था। सभी साथी नोट करेंगे, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को हुआ था। सभी साथी नोट करेंगे। सत्रह नवंबर 1913 को। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। बेंगू चित्तौड़, मानगढ़ बांसवाड़ा, रूपाबास भरतपुर या फिर चंडावल सोजत। अभी मैंने आपको बताया था बांसवाड़ा जिले से मानगढ़ का संबंध है, मानगढ़ नरसंहार का। और आपको बताना है किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। यानी कि आपको बताना है कौन से नरसंहार को जलियांवाला बाग कहते हैं राजस्थान का। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। और अगर आपने सीईटी का जो मैंने आपको मॉडल पेपर कवर करवाए थे साथियों, अगर आपने उनको अच्छी तरह से देखा है तो इस क्लास में भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ज़रूर देखेंगे सीईटी के मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक। सभी साथी ज़रूर देखेंगे, सीईटी के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी ऐसी क्लासें रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है साथियों स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। स्मार्ट क्लासेज एकेडमी, इसको आज ही सब्सक्राइब कर लेना साथियों। इस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप अभी इस क्लास को देख रहे हैं, ताकि आपको ऐसे ही राजस्थान जीके की क्लासें मिलती रहे, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े साथियों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मात्र आपको इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट दिया गया है, तो इस लाइक के टारगेट को भी पूरा करना मत भूलिएगा। जब तक अपनी ये क्लासें ख़त्म हो
तो आपको 100 लाइक का टारगेट आपको दिया गया है, इसको पूरा कर देना, ताकि मैं आपको ऐसे ही राजस्थान जीके की क्लासें प्रोवाइड करवाता रहूं। तो बताइए साथियों, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? डेंगू, मानगढ़, रूपवास या फिर चंडावल? सभी साथी बताएंगे। एक बार फिर से सभी साथी एक्टिव रहकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर है मानगढ़, यानी कि मानगढ़ नरसंहार को जलियांवाला बाग कहते हैं। और क्यों कहते हैं साथियों, तो नोट कीजिए, यहाँ पर इस नरसंहार में लगभग 1500 भील मारे गए थे। कितने भील मारे गए थे साथियों? 1500 भील मारे गए थे, इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। 1500 भील मारे गए, इसलिए इस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। मानगढ़ को यहाँ पे 1500 भील मारे गए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ सकें। आगे बढ़ेंगे आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है साथियों, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? किशनगढ़ में, अलवर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? आपको बताना है चरी लोक नृत्य। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अगर साथियों यहाँ पे बात करें 3 नंबर ऑप्शन की, जयपुर की बात करें साथियों, तो जयपुर का अपने तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। जयपुर का अपना नृत्य है साथियों तमाशा, सभी साथी नोट कर लेंगे। और जोधपुर का नृत्य है साथियों घुड़ला लोक नृत्य। जोधपुर का कौन सा नृत्य है? घुड़ला लोक नृत्य अपना जोधपुर का है, सभी साथी नोट कर लेंगे। घुड़ला नृत्य जोधपुर से संबंधित है और जयपुर का तमाशा नृत्य है। अब बताइए साथियों, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? अगर बात करें साथियों यहाँ पे चरी लोक नृत्य की, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। चरी लोक नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है साथियों, जिसका नाम है फल्गुबाई। सभी साथी नोट कर लेंगे। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फल्गुबाई का लोक नृत्य अपने चरी लोक नृत्य से संबंधित है। फल्गुबाई का सभी साथी नोट कर लेंगे। फल्गुबाई का संबंध अपने चरी लोक नृत्य से हैं। अगर बात करें चरी लोक नृत्य की, तो ये अपना राइट आंसर रहेगा साथियों किशनगढ़ जिले से संबंधित है चरी लोक नृत्य। और जयपुर का मैंने आपको बता दिया, जयपुर का तमाशा है। और जोधपुर का नृत्य साथियों घुड़ला नृत्य है। नोट करेंगे सभी साथी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी एक बार इस क्लास को देख रहे हैं और साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। एक बार नोट कर लीजिए एक अलग पेज पर, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। तो सभी साथी नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है साथियों, किस लोक नृत्य में डफली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? गैर में, कालबेलिया में या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य में या फिर अग्नि नृत्य में? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। वीडियो के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की कच्ची घोड़ी की बात करें, तो सभी साथी नोट करेंगे यह अपना शेखावटी का नृत्य है। सभी साथी नोट कर लीजिए, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का नृत्य है। सभी साथी नोट करेंगे, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का नृत्य है। और किस नृत्य में डफली, धुरांधलियों और खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, कालबेलिया। सभी साथी नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? गौरी नृत्य में, बम नृत्य में, अग्नि नृत्य में या फिर वालर नृत्य में? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है?
अगर बात करें साथियों 2 नंबर ऑप्शन की बम नृत्य की बात करें तो बम नृत्य का संबंध भरतपुर से है। बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का बम नृत्य है, तो ये भी नोट कर लेंगे। जो मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ व्याख्या बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को भी आपको नोट करना है साथियों, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हुए चलना है राइट आंसर सभी क्वेश्चन का। तो नोट कीजिए साथियों, बम नृत्य भरतपुर का है। अब आपको बताना है कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होता है साथियों ऑप्शन 4, यानी कि वालर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। फिर आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? बिछुआ नृत्य, झेला नृत्य, शिकारी नृत्य या फिर द्विचक्री नृत्य। आपको बताना है कौन सा नृत्य है जो सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए, मात्र 100 लाइक का आपको टारगेट दिया गया है। जब आप इस 100 लाइक के आंकड़े को पार कर देंगे फिर ही अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तब तक अपन इस क्वेश्चन पर ही रहेंगे साथियों। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? बिछुआ नृत्य है, झेला नृत्य है, शिकारी नृत्य है या फिर द्विचक्री नृत्य है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और जब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देंगे फिर अपन आगे की तरफ चलेंगे। तो एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का। और मात्र आपको इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट दिया गया साथियों, इसको भी पूरा कर दीजिए फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने क्लास को लाइक किया होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बता रहे होंगे। तो देखिए साथियों, कौन सा नृत्य है जो सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो अपना राइट रहेगा अपना 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि द्विचक्री नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा। सभी साथी नोट कर लेंगे, सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। द्विचक्री सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट है साथियों, नोट कर लेंगे। और शायद 100 लाइक का जो टारगेट है उम्मीद करता हूँ सभी साथी पूरा करने का प्रयास कर रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुरंजा, मुमल या फिर सपना या फिर गौरबंद। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। कौन सा प्रसिद्ध गीत है जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? सभी साथी बताएंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन की गौरबंद की बात करें तो सभी साथी नोट करेंगे गौरबंद के बारे में। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गौरबंद कहलाता है। नोट करेंगे, ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गौरबंद कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और अब बताइए साथियों, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुरंजा है, मुमल है या फिर सपना है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, मुमल। सभी साथी नोट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, मुमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी साथी नोट कर लेंगे। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी साथी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। झोरावा लोकगीत का संबंध है उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से या फिर बाड़मेर से। झोरावा लोकगीत का संबंध बताना है किस जिले से है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की बात करें बीकानेर की, तो सभी साथी नोट करेंगे बीकानेर की स्थापना राव बिक्का ने की थी। सभी साथी नोट कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीकानेर की स्थापना
सभी साथी एक बार क्वेश्चन को नोट करेंगे। बीकानेर की स्थापना किसने की? बीकानेर की स्थापना किसने की? तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा राव बीकाने। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी साथियों, ये आप नोट कर लेंगे। और अब आपको बताना है जोरावा लोकगीत का संबंध किस जिले से है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। जो मैं आपको व्याख्या के रूप में क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सीईटी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाकर आपको पूछा जा सकता है। तो घबराना नहीं है साथियों, क्वेश्चन आपको आराम से पढ़कर फिर राइट आंसर बताना है। और इस क्लास से आपको हूबहू क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे। इस क्लास से हूबहू आपको क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए जोरावा लोकगीत का संबंध है, सभी साथी नोट कीजिए। यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। जोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है साथियों? जैसलमेर से हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ओल्यूं राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ये आप देख सकते हैं, जेईएन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुत्र जन्मोत्सव गीत, या फिर बी नंबर ऑप्शन है पुत्री विवाह का विदाई गीत, 3 नंबर ऑप्शन है होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है बारात की आगवानी का गीत। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, साथ साथ सरल भी क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ओल्यूं राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, पुत्री विवाह का विदाई गीत, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। नोट कर लेंगे सभी साथी, ओल्यूं राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो पुत्री विवाह का विदाई गीत ओल्यूं गीत कहलाता है। और किसी के याद के लिए भी ओल्यूं गीत गाया जाता है, तो यह भी आप नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी नोट करेंगे। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? जीण माता मेले का, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला, या फिर कैला देवी का मेला। सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लांगुरिया गीत आपको बताना है किस मेले का आकर्षण है। अगर बात करें साथियों 1 नंबर ऑप्शन की, जीण माता की बात करें, तो जीण माता का सबसे लंबा गीत है, सभी साथी नोट करेंगे। सबसे लंबा गीत अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका है, तो सबसे लंबा गीत साथियों यहाँ पे जीण माता का है, सभी साथी नोट करेंगे। सभी साथी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का सबसे लंबा गीत है। फिर आगे देखेंगे साथियों, अगर बात करें 2 नंबर ऑप्शन की, रामदेव जी की बात करें साथियों, तो रामदेव जी के बारे में बात करें साथियों, तो देखिए लोक देवता में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है, तो रामदेव जी का है। सभी साथी नोट कर लेंगे, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। सभी साथी नोट करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है साथियों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा रामदेव जी का। और आगे बात करें साथियों, शीतला माता की बात करें, 3 नंबर ऑप्शन शीतला माता की बात करें, तो अगर इनका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। कहाँ पर है साथियों? चाकसू जयपुर के अंदर यहाँ पे शीतला माता जी का मंदिर है। और अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। शीतला माता के बारे में अपन लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं। तो देखिए साथियों,
अगर आपसे मंदिर पूछा जाए तो चाकसू जयपुर के अंदर शीतला जी का मंदिर है, और इन्हें उपनाम के रूप में पूछा जाए शीतला माता को क्या कहते हैं तो चेचक की देवी शीतला माता को कहा जाता है। यह भी आप नोट कर लेंगे, चेचक की देवी भी शीतला माता को कहा जाता है। किसको कहते हैं? शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं। चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। और अगर रामदेव जी की बात करें तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है, यह भी आप नोट कर लेंगे। और लोक देवियों में बात करें तो लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का सबसे लंबा है। और अगर बात करें लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है, तो ये आप नोट कीजिए, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। केला देवी का मेला लांगुरिया गीत अपने केला देवी जी का मेले का लांगुरिया गीत आकर्षण है। सभी साथी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक बार दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर बात करें साथियों सबसे लंबे गीत की बात करें तो सबसे लंबा गीत है साथियों जीण माता का। किसका है साथियों? जीण माता का है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। रामदेव जी की बात करें साथियों, रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है। रामदेव जी का बात करें तो ये अपने लोक देवताओं में 5 पीरों में शामिल है, यह भी आप नोट कर लेंगे। सभी साथी नोट करेंगे, ये अपने राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। और मैंने आपको 5 पीरों को याद करने की ट्रिक भी बताई थी, गोपा मेहरा के नाम से मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो इस ट्रिक के अंदर राजस्थान के 5 पीर शामिल है। और याद रखना तेजा जी राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है, तो यह भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। आगे बात करें साथियों इस क्वेश्चन में, तो शीतला माता की बात करें तो शीतला माता का मंदिर मैंने आपको बताया चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता जी का मंदिर है। और शीतला माता जी को चेचक की देवी कहते हैं, चेचक की देवी शीतला माता को कहा जाता है। और लांगुरिया गीत अपने केला देवी के मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र है, लांगुरिया गीत केला देवी का। तो ये मैंने इस प्रकार, अगर आप भी राजस्थान जीके को संपूर्ण व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए साथियों। हमारा YouTube चैनल का नाम है स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही राजस्थान जीके हमसे पढ़ते रहिए। आगे देखेंगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास के अंत तक बने रहेंगे सभी साथी, क्योंकि इस क्लास से आपको अब की बार CET के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी कीजिए। मात्र 100 लाइक का टारगेट आपके सामने रखा गया साथियों। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी इस 100 लाइक के टारगेट को कंप्लीट कर देंगे जब तक अपनी ये क्लास ख़त्म होती है। आज की इस क्लास में टॉप राजस्थान जीके के MCQ क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया बिछियो लालर व माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, या फिर मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, या फिर हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं आज हमने कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चनों को कवर किया था, उस क्लास को देखना मत भूलिएगा साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मेवाती बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, तो साथियों नोट कीजिए अलवर और भरतपुर ज़िले में मेवाती बोली बोली जाती है। सभी साथी नोट कर लेंगे अलवर व भरतपुर में। और अब की बार अलवर में नए जिलों में खेर तल तिजारा अलवर से अलग हुआ है, तो इसमें भी अपने को मेवाती भाषा वो देखने को मिलेगी खेर तल तिजारा में। और अपने भरतपुर से अलग हुआ साथियों डीग जिला, तो ये भी आप नोट कर लेना। सभी साथी नोट कर लेंगे। अब दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पटेलिया बिछियो लालर व माछर क्या है? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, या फिर मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, या फिर मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, या फिर हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो देखिए साथियों लालर व माछर क्या है, तो ये अपने मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होता है। अब साथियों आपको अब की बार हवा महल से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो एक बार देखेंगे हवा महल को। सभी साथी हवा महल के बारे में देखेंगे।
अगर बात करें साथियों हवा महल की, तो हवा महल कहाँ पर है? सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। हवा महल जयपुर में है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा महल कितना मंजिला भवन है, तो ये अपने 5 मंजिला हवा महल है। सभी साथी नोट कर लेंगे। और ये अपने पहली मंजिल का नाम पूछा जाता है, तो पहली मंजिल को शरद मंदिर कहते हैं, या फिर प्रताप मंदिर भी पहली मंजिल का नाम है। 5 मंजिला हवा महल है, जिसमें पहली मंजिल का नाम क्या है साथियों? शरद मंदिर है। और अंतिम मंजिल का नाम है साथियों हवा मंदिर। यह भी आपको पता होना चाहिए। 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। जयपुर में हवा महल है, और इसका निर्माण साथियों 1799 ईस्वी में 1799 में प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी नोट कीजिए साथियों, जिसके लिए मैंने आपको हवा महल के बारे में क्वेश्चन बताए हैं, जो कि अब की बार सीईटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो हवा महल का आपसे वास्तुकार पूछा जाएगा साथियों। हवा महल से आपको वास्तुकार पूछा जाएगा कि हवा महल का वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद लालचंद नाम का एक व्यक्ति था साथियों, उस्ताद लालचंद। सभी साथी नोट करेंगे। वास्तुकार इस हवा महल का वास्तुकार नोट कर लीजिए साथियों। वास्तुकार का नाम था साथियों उस्ताद लालचंद। ये अपने हवा महल का वास्तुकार है साथियों। इम्पोर्टेंट है, अब की बार हवा महल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अक्सर हवा महल से क्वेश्चन आता है। तो यह भी मैंने हवा महल को बता दिया, एक बार नोट कर लेंगे सभी साथी। फिर आगे बढ़ेंगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या फिर भील स्त्री से? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया महिला से, सती महिला से, या फिर वीरांगनी स्त्री से, या फिर भील स्त्री से? सभी साथी बताएंगे। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको 100 लाइक का टारगेट साथियों इस क्लास के ऊपर दिया गया है, तो इस टारगेट को भी पूरा करना मत भूलिएगा। और जल्दी से जल्दी इस YouTube चैनल पर आप 3000 सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। 3000 का आंकड़ा आपको पूरा करना है। तो देखिए साथियों, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? आपको मैं बता दूं, सीईटी का एग्ज़ाम सभी साथियों को देना है, क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम की जो मान्यता है साथियों वो 3 से 4 साल करने की बात चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिनको लग रहा है कि सीईटी का एग्ज़ाम देकर क्या होगा, तो एक बार ज़रूर सीईटी का एग्ज़ाम देकर आएँ, ताकि सीईटी की वैधता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो देखिए साथियों, दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। सुबटिया लोकगीत का संबंध आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। भील स्त्री से सुबटिया लोकगीत का संबंध है। आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है, कौन वागड़ की मीरा नाम से भी जानी जाती थी? मीराबाई, गंवरीबाई, कोयलबाई, या फिर कालीबाई? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो नोट कीजिए साथियों, वागड़ की मीरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अगर बात करें साथियों 1 नंबर ऑप्शन की मीराबाई की बात करें, तो सभी साथी नोट कीजिए मीराबाई के बारे में। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है, तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। और अब आपको वागड़ की मीरा बताना है किसको कहते हैं। 3 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। 4 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, कालीबाई की बात करें तो रास्तापाल इनसे संबंधित है। रास्तापाल कांड साथियों इनसे संबंधित है कालीबाई से, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पे बात करें साथियों वागड़ की मीरा की, तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। गंवरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मंडल में, चौमू में, चाकसू में, या फिर किशनगढ़ में? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का।
अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की, तो मैंने अभी आपको बताया शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है। चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मंदिर है। सभी साथी नोट कर लेंगे, चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मंदिर है, जिन्हें चेचक की देवी कहते हैं। चेचक की देवी भी कहा जाता है। चेचक की देवी शीतला माता को कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेचक की देवी किस माता को कहा जाता है, तो शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं। अब दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है। मंडल में, चौमू में, सभी साथी देखेंगे किशनगढ़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी, और उम्मीद करता हूँ 100 लाइक का जो मैंने आपको टारगेट दिया है इस क्लास के ऊपर आपने कंप्लीट किया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी साथी इस क्लास को, और जब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तभी फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी एक्टिव रहकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है। मंडल में, चौमू में, चाकसू में या फिर किशनगढ़ में। 100 लाइक का टारगेट आपको दिया गया साथियों। बहुत ही छोटा आंकड़ा है 100 लाइक का, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी ये कमी रहती है। मैं तो आपके सामने राजस्थान जीके की पूरी मेहनत करके और फिर आपके सामने एमसी क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं। आप क्या करते हो, क्लास को देख लिया और फिर निकल जाते हो, लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते। तो क्लास को लाइक कीजिए साथियों, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, मंडल। 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों यहाँ पे। तो सभी साथी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए साथियों, आज के लिए हमारे राजस्थान जीके के जो टॉप एमसी क्वेश्चन थे, साथियों, वो अपने कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज का हमारा क्लास यहीं तक होती है साथियों। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप ऐसे ही घर पर बैठे हुए ऑनलाइन जीके अपने स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहिए। और सभी को सीईटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। सभी साथी अच्छे करके आना सीईटी के एग्ज़ाम में। धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।